इस सेगमेंट में हम लोग करेंगे प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, एक इंट्रोडक्शन है ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया पहली कंट्री नहीं है जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है। अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली इंक्लूड प्रीएम्बल एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने प्रीएम्बल को इंक्लूड किया और इंडिया ने भी फॉलो कर दिया सूट। So let us discuss. First, let us go through the text of the preamble. Preamble का text समझने की और याद रखने की बहुत जरूरत है from the perspective of both prelims as well as mains. Mains में direct question आ सकता है पूछते हुए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेके उसके वर्ड्स पर, उसके मीनिंग पर, उसके एसेंस पर। और प्रियम्बल में भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है whether this is a part of the preamble or not. प्रियम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। उसके द्वारा तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो चलिए हम प्रियम्बल का टेक्स्ट समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के कारण, क्योंकि ये शुरुआत ही इसकी ऐसे हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दैट द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद द पीपल। पीपल आर द सुप्रीम अथॉरिटी, जिनके जो कि सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, यहाँ पे प्रियम्बल की इंडियन स्टेट की नेचर दर्शाता है। तो क्या है? solemnly resolved to constitute India into a sovereign, a socialist, a secular, democratic republic। हम लोग ये सारे शब्दों की गहराई में आगे सब्सिक्वेंट सेक्शंस में जाएंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स दर्शाता है और उसके बाद नेचर ऑफ द स्टेट रिफ्लेक्ट होती है। सो नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? सॉवरेन स्टेट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। And to secure to all its citizens, to secure to all its citizens, तो ऑब्जेक्टिव्स दर्शाता है, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू सिक्योर जस्टिस, तीन प्रकार के जस्टिस की बात हो रही है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो तीन भागों में जस्टिस को डिवाइड किया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फर्दर, liberty, to secure to its all citizens A justice, B liberty। liberty किन किन चीजों की liberty? liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith and liberty of worship। हम देखेंगे आगे कैसे दिस लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट लिबर्टी। इस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं हमारे संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, बट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप प्रियम्बल का भाग है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो दो प्रकार की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर फ्रेटर्निटी, टू प्रमोट अमंग देम, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, assuring the dignity of the individual, ऐसा भाईचारा जो इंश्योर करे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो अगर आप इंडिविजुअल की, ऑफ कोर्स भाईचारा होगा, अगर आप डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करेंगे तभी यूनिटी और इंटेग्रिटी होगी नेशन में, और फ्रेटर्निटी इज द बेसिस फॉर दैट। In our Constituent Assembly, this 26th day of November, so इसके बाद date of enactment दी गई है 26 November 1949, we do adopt, enact and give ourselves this constitution. Let us understand all the terms deeply. तो सॉवरेन शब्द का क्या मतलब है? सॉवरेन शब्द का मतलब है कि
सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, कौन सुप्रीम पावर है। सो हमने पढ़ा ही है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया द सुप्रीम अथॉरिटी रेस्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट विद द पीपल। सो वी आर नाउ नाइदर अ डिपेंडेंसी, हम ना ही डिपेंडेंसी है ना ही डोमिनियन है। डिपेंडेंसी कब थे, जैसे हम लोग जब ब्रिटिशर्स के अंदर, जब हम लोग बिल्कुल कॉलोनियल रूल में थे, तब हम डिपेंडेंट थे अंटिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से लेके 1950 तक हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का क्या मतलब है कि आप विद इन द एम्पायर सेल्फ रूल, एक सेल्फ रूल गवर्निंग एंटिटी हो। तो आप कुछ मैटर्स में आप सेल्फ रूल एक्सरसाइज कर सकते हो, वेयर यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, बट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर लेट्स से एक्सटर्नल मैटर्स को लेके आप अभी भी डिपेंडेंट हो। तो डोमिनियन हम ना ही अब डोमिनियन है ना ही एक डिपेंडेंसी है। 1950 तक हम डोमिनियन थे और 1947 तक हम डिपेंडेंसी थे, बट वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हमारे सारे इंटरनल मैटर्स एंड एक्सटर्नल मैटर्स को लेके हम लोग अब इंडिपेंडेंट हैं। देयर इज नो अथॉरिटी अबव अस एंड वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स, बोथ इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। और 1949 में एक और चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इंडिया ने अपनी कंटिन्यूएशन डिक्लेयर करी कि हम लोग फुल मेंबरशिप है ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, बट कॉमनवेल्थ नेशंस का होने का मतलब नहीं, एंड ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट किया एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर आंसरेबल टू देम। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो लोग वंस ब्रिटिश रूल थी लेकिन अब इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। So we are a member of Commonwealth nations and we participate in, let's say for example, हम लोग कल्चरल और स्पोर्ट्स अफेयर्स में भाग भी लेते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होती है, बट लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट कंप्लीटली है। ये जो मैटर, ये जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है या यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप है, वो सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस डिक्लेरेशंस हैं। ये इंडिया की सॉवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करते किसी भी मामले में। Another important thing to remember here is that being a sovereign state, we can either acquire a foreign territory. तो हम किसी भी foreign territory को इंडिया का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे हमने सिक्किम को बनाया था, और अपनी टेरिटरी का कोई भी भाग हम किसी और कंट्री को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में बांग्लादेश को अपने कुछ एनक्लेव्स दिए थे। So all clear the concept of sovereign, that we are neither a dependency nor a dominion. We are an independent state, independent to conduct our own affairs, both national and international. And being a sovereign entity, we can also, being a sovereign entity, we can also acquire a foreign territory or give away our territory, like we did in the case of Sikkim as well as Bangladesh. Now comes the concept of socialist. सो सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, बट इससे पहले भी, चाहे ये 1976 में इंक्लूड किया गया है प्रियम्बल में टर्म, बट इससे पहले भी इम्प्लिसिटली, मतलब सटल तरीके से हमने सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स और एथोस को कॉन्स्टिट्यूशन का भाग बनाया था, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इंडियन जो, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, स्टेट सोशलिज्म नहीं है। मिक्स्ड सोशलिज्म के नाम से या गांधीयन सोशलिज्म के नाम से ज्यादा जाना जाता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। सो जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, जैसे आज की डेट में न्यूक्लियर रिसर्च की इंडस्ट्री है जिसमें मोनोपोली है स्टेट की, तो स्टेट नेशनलाइजेशन है। तो बाकी सब इंडस्ट्रीज में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बोथ प्राइवेट प्लेयर्स एंड पब्लिक कैन को एग्जिस्ट। लेकिन जो स्टेट सोशलिज्म या कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मॉडल है, उसमें देयर इज कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो यूएसएसआर स्टार्टिंग में और चाइना स्टार्टिंग में कम्युनिस्ट सोशलिज्म थी, और आज की डेट में नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट सोशलिस्टिक है, बट लेकिन इंडिया का जो मॉडल था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। Then we adopt a model of democratic socialism, which is in which we hold faith in mixed economy, where both private and public sectors we coexist.
Then comes another term which is important to understand, secular. अब secular भी 42nd अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया था प्रियम्बल में, बट इससे पहले प्रोविजंस हैं जो जिन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं विच स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट. फॉर एग्जांपल हमने पिछले सेगमेंट में देखा है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 सेक्युलर स्टेट को प्रिजर्व करता है, जिसमें जैसे स्टेट कांट इम्पोज एनी टैक्स इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट. तो हमने सटल तरीके से फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सेक्युलर स्टेट के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये एक्सप्लिसिटली इसको डाला गया था प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा. So we have another important thing to remember here is that we have a positive concept of secularism, जिसमें सारे religions को respect किया जाता है. We don't have any state religion. हमारा state का कोई भी religion है. We are not a theocratic state, but we इस theocratic state होती है जिसमें एक particular religion को important माना जाता है. तो हम but we respect all the religions equally. So we have a very positive connotation of secularism in place. Then comes democracy. Democracy आपको पता ही होगा, by the people, for the people, of the people. So people is the main fundamental principle behind democracy. तो हमने हमारे democratic polity में क्या होता है, people are the sovereign. So that is सबसे पहले ही लिखा था we the people of India. तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो प्रियम्बल में स्टिपुलेट की गई है वो किस बेसिस पे है, पॉपुलर सोवरेनिटी. पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर किसके पास है, आम जनता के पास, लोगों के पास. जो हमारी डेमोक्रेसी वो कौन सी डेमोक्रेसी है, दो प्रकार की डेमोक्रेसीज होती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग हिस्सा लेते हैं डिसीजन मेकिंग में. वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस की गई है, लेकिन हम लोगों की हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो वी फॉलो अ मॉडल फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें एग्जीक्यूटिव हम चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं. जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बाद एग्जीक्यूटिव चुना जाता है, एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आंसर करते हैं. तो हमारे जो चोजन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे जो चोजन लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव आंसर करती है उस लेजिस्लेचर को. सो दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इसके अलावा हमारे पास हमारे जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है जो स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी को, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो हमने डिस्कस किया था पिछले सेगमेंट में, जहाँ पे एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बैकग्राउंड डू दे कम फ्रॉम, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा, above the age of 18 they can vote for elections for the state legislative assemblies as well as for the Lok Sabha. Then periodic elections, हमारे periodic elections होते हैं after every 5 years. रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, ये भी एक पिलर है डेमोक्रेसी का, जो हमने आगे हम प्रॉपरली पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब, की रूल ऑफ लॉ भी एक पिलर है डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है. देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ये सब हम स्ट्रेंथन करती है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी को. हमारे कंट्री में इसीलिए बोला जाता है कि हम जो हमारा बहुत वाइड टर्म, वाइड सेंस ऑफ, वाइड कॉनोटेशन ऑफ डेमोक्रेसी यूज किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी is an important pillar of the preamble, wherein the sovereign power rests with the people. Then comes republic. रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ मोनार्की एंड अ रिपब्लिक. मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं हेड ऑफ द स्टेट.
यूजुअली अ किंग और अ क्वीन, जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन रिपब्लिक में कौन होते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड, जैसे यूएसए में। तो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इसीलिए हमने रिपब्लिक यूज किया हुआ है। The term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president. He is indirectly elected for a fixed period of 5 years. A republic means two more things. एक तो ये है कि इसमें वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेंटी इन द पीपल, एंड ये चीज समझने की जरूरत है कि इसमें भी जैसे हमने डेमोक्रेसी का पढ़ा कि डेमोक्रेसी में सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, वैसे रिपब्लिक में भी, बिकॉज रिपब्लिक हैज एन इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्शन आगे, दो दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हम आगे पढ़ेंगे हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, सो इलेक्टेड हैं तो सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। दूसरी चीज की एब्सेंस ऑफ कोई भी प्रिविलेज क्लास, तो कोई भी क्लास नहीं है एक प्रिविलेज क्लास, जैसे मोनार्की में किंग्स हैं प्रिविलेज्ड, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो ओपन है, कोई भी आम नागरिक भी इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, द पोस्ट इज नॉट रिजर्व्ड, it's not a hereditary position, it is not reserved on the basis of any hereditary privileges. ये हमें समझने की जरूरत है। आगे हम पढ़ेंगे जस्टिस। तो जस्टिस, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, जो कि है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये कैसे प्रोवाइड किया गया है जस्टिस हमें आगे कॉन्स्टिट्यूशन में, थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीनों जस्टिस तीन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीनों हमें किसी के थ्रू स्ट्रेंथ प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्राइटेरिया। सो सोशल इट मींस इक्वल ट्रीटमेंट, जहाँ पे ट्रीटमेंट सिटीजन्स को, हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। सोशली आप डिफरेंट हो, लेकिन सोशल डिफरेंसेस आपके काउंट नहीं होंगे। किस बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस? जैसे आपके कास्ट के डिफरेंसेस हो गए, कलर के, रेस के, रिलीजन के, सेक्स के, एटसेट्रा। किसी भी प्रकार की आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और बैकवर्ड क्लासेस की इम्प्रूवमेंट होगी। तो जितने भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन है, उनको सोशली बैकवर्ड रहे हैं, उनको उनकी इम्प्रूवमेंट पे स्पेशल फोकस करना इज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस। देन इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो अगर कोई रिच है, कोई पुअर है, तो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एक इनफैक्ट एफर्ट किया जाएगा टू क्रिएट इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये कहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड दोनों फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात भी हम समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जहाँ पे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस के कॉम्बिनेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। देन कम्स पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मींस कि सभी सिटीजन्स के पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो उनके इक्वल होने चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्वल एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिस। वो किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में कोई भी पर्सन, कोई किसी प्रकार का नेपोटिज्म नहीं, किसी प्रकार की हायरार्किकल पोजीशन नहीं। इट इज ओपन टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड देयर इज इक्वल वॉइस फॉर द पीपल इन द गवर्नमेंट। ये जो आइडिया है जस्टिस का, ये कहाँ से इंस्पायर होके लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, लिबर्टी। लिबर्टी का दो मतलब है, दो कॉनोटेशंस है। एक है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो किसी भी तरीके की पाबंदी से मुक्ति।
और दूसरा है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर व्हाट, फॉर दी, दोनों का ऑब्जेक्टिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फुलेस्ट पोटेंशियल पर्सनालिटी। तो एक तो किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, दूसरा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सहूलियतें होनी चाहिए ताकि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी फुल पोटेंशियल में डेवलप कर हो पाए। प्रियम्बल जिस लिबर्टी की बात करता है वो बात करता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, थ्रू फंडामेंटल राइट्स विच आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। हमने लास्ट सेगमेंट में भी ये पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आगे भी पढ़ेंगे। तो कैसे फंडामेंटल राइट्स हैं इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स है, जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन जो इसमें सेगमेंट हम जिसकी बात करेंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं। लिबर्टी जो प्रियम्बल में जिसकी बात की गई है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एसेंशियल पिलर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिबर्टी एक लाइसेंस दे रहा है कि भी कर सको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है, रीजनेबल लिमिटेशंस की भी बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। So what do we have? No, we don't have absolute liberty. We have qualified liberty. Liberty conceived by the preamble or the fundamental rights is not absolute in nature, but it is qualified. जो ये आइडिया है लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फ्रेटर्निटी का, हमने अपने प्रियम्बल में जो लिया है वो कहाँ से इंस्पायर होके लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। या नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी की जब हम बात करें तो इक्वालिटी का मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी प्रकार की स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। इसमें भी दो ही मतलब है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फुलेस्ट पोटेंशियल करने की, or absence of special privileges. The term equality means the absence of special privileges to any section of the society and provision of adequate opportunities for individual without any discrimination. तो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन के बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो इक्वालिटी का प्रोविजन किया जाएगा। अब प्रियम्बल किस इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और ये जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसके 3 डायमेंशंस आ जाते हैं, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को कैसे प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सिविक इक्वालिटी दी जाती है। फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सिविक इक्वालिटी दी जाती है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का स्टेट पॉलिसी है उसका टारगेट एरिया, एम, विजन है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14। फिर आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते स्पेशली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देन कम्स आर्टिकल 16 जो कि है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो है आर्टिकल 16। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है इन फंडामेंटल राइट्स टू एनहांस द सिविक इक्वालिटी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स देती है, आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326।
कोई भी पर्सन, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल ग्राउंड्स और इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल आप खड़े हो सकते हो इलेक्शंस में और आप वोट कर सकते हो, एंड आप कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। फर्दर इज इलेक्शंस, जो इलेक्शंस हैं लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के, वो किस बेसिस पे होंगे? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये भी पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हमने पिछले सेगमेंट में भी डिस्कस किया था कि सब लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, जो 18 साल की उम्र के ऊपर हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं टू द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंने अभी बताया कि वो ये आर्टिकल 39, इट सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी का प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्दर फ्रेटर्निटी की बात जहाँ पे आए, वो फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। देयर इज वन कॉमन सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट डू दे बिलोंग टू। तो ये फीलिंग प्रमोट करती है भाईचारे की, कॉमन ब्रदरहुड की, दैट वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द सेम नेशन। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में बात की जाती है। आर्टिकल 51A यहाँ पे बात होती है, प्रॉपरली लिखा जाता है, इट शैल बी द ड्यूटी, ये ड्यूटी होगी हर सिटीजन की, टू प्रमोट हार्मनी, हार्मनी प्रमोट करने के लिए, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करने की ड्यूटी है अमंगस्ट ऑल द पीपल, ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग मतलब ओवरकमिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, रीजन डिफरेंट है, या आप कोई और सेक्शनल डिफरेंस है, तो ये सारी डाइवर्सिटीज को ओवरकम करते हुए क्या प्रमोट करना है? हर एक सिटीजन की ड्यूटी है अ स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड हार्मनी। या सो हमने यहाँ पे पढ़ा कैसे जो सब सेगमेंट्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियल्स, ये हमें डेप्थ में समझ आ गए। अब अगला जो पॉइंट है प्रियम्बल से रिलेटेड समझने की, वो ये है कि प्रियम्बल एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास बेरूबारी यूनियन केस में पहली बार आया था, फिर केशव नंदा भारती केस में ये टॉपिक क्वेश्चन आया कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट, वेदर द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया केशव नंदा भारती केस में कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस काफी है और इसको उस इंटरप्रेट करना चाहिए इन द लाइट ऑफ द नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। सो कॉन्स्टिट्यूशन की जो विजन है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? वो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होती है, और प्रियम्बल को वो दर्जा मिलना चाहिए कि वो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला दोबारा से कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये याद रखना है कि यस, प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब अगर प्रियम्बल का कोई भी पार्ट वायलेट हो रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, इस बेसिस पे कि वो वायलेशन हो रही है तो वो नॉन जस्टिसेबल है, हम नहीं जा सकते। सो दिस इज अनदर पॉइंट टू रिमेम्बर, दैट द प्रोविजंस ऑफ द प्रियम्बल आर नॉन जस्टिसेबल। लेकिन वो वाले प्रोविजंस जहां पे फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली प्रोवाइड किए गए हैं वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स है। सिर्फ अगर प्रियम्बल में बात की गई है तो सिर्फ उस बेसिस पे वो जस्टिसेबल नहीं है।
Another important point and the last important point to remember कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन आपको प्रियम्बल अमेंड कर सकते हो ऑन द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर. सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, सुप्रीम कोर्ट की इनोवेशन है. सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स अपना डिक्लेयर किया है कि ये है जैसे सेक्युलर स्टेट है पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट्स में, हम नेक्स्ट सेगमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सब सेगमेंट में पढ़ेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स डिक्लेयर किए कि कौन से भाग बेसिक स्ट्रक्चर के हैं एंड इट इज ओपन फॉर एवोल्यूशन. ये एक एवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का कि आज ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एंड ये खत्म. अभी भी कोई अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके और भी प्रोविजंस एज पर द चेंजिंग टाइम एंड सिचुएशन, डायनामिक कॉन्सेप्ट है काफी, ऐड कर सकते हैं. तो यही हमारा प्रियम्बल का पोर्शन खत्म हुआ. हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे जो होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.